नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विज्ञान में एक कदम सफलता की ओर। दोस्तों, हम लोग यूपी लेखपाल के लिए पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन की क्लास कर रहे हैं, जिसमें 3 वीडियो जो है आ चुका है। आज ये चौथा वीडियो है, जिसमें टॉपिक रहेगा प्रदूषक एवं प्रदूषण। तो ये हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। तो प्रदूषक एवं प्रदूषण। प्राथमिक प्रदूषक क्या होता है? वह प्रदूषण जो स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं उन्हें प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं, जैसे CO2, CO या SO2 आदि। ये सभी प्राथमिक प्रदूषक होते हैं जो डायरेक्ट जो है वायु में मिलते हैं। द्वितीयक प्रदूषक क्या है? तो वह प्रदूषक जो प्राथमिक प्रदूषकों तथा वायुमंडल से रासायनिक क्रिया करके बनते हैं उनको द्वितीय प्रदूषक कहते हैं, जैसे ओजोन, पैन आदि। ये हो गया। सूक्ष्मजीव द्वारा अनअपघटित प्रदूषक। तो सूक्ष्मजीव द्वारा अनअपघटित प्रदूषक क्या है? भारी धातुएं जैसे सीसा, पारा, आर्सेनिक, लोहा, तांबा इत्यादि, DDT आदि। तो ये सभी सूक्ष्मजीव द्वारा अनअपघटित प्रदूषक हैं। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले गैस जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया CFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गया HCP, क्लोरीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया इत्यादि। ये सभी ओजोन परत को नुकसान पहुँचाने वाली गैसें हैं। अब आगे है पर्यावरण प्रदूषण एवं क्षरण। पर्यावरण प्रदूषण एवं क्षरण। तो पर्यावरण प्रदूषण क्या है? तो पर्यावरण के अजैविक घटकों, वायु, जल और मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक अभिलक्षणों में होने वाला यह अवांछनीय परिवर्तन जिससे जीवन एवं जीवन आधारित तंत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। ये हो गया। अब प्रदूषक क्या होता है ये देखते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र के प्राकृतिक संतुलन की स्थिति में अव्यवस्था और नया प्रदूषक उत्पन्न करने वाले पदार्थ या ऊर्जा के किसी भी रूप को प्रदूषण कहा जाता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के प्राकृतिक संतुलन की स्थिति में अव्यवस्था और नया प्रदूषक उत्पन्न करने वाले पदार्थ या ऊर्जा के किसी भी रूप को प्रदूषक कहा जाता है। ये हो गया। ये प्रदूषक ही पर्यावरण को प्रदूषित करने में मुख्य सहायता का काम करते हैं। प्रदूषण के स्रोत क्या हैं? तो प्रदूषकों के जनन के स्रोतों के आधार पर पर्यावरण प्रदूषण के स्रोतों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो कौन कौन से हैं? तो पहला है प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत। प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो इसके अंतर्गत ज्वालामुखी राख एवं धूल, भूकंपीय घटनाओं के कारण उत्पन्न दरारों के द्वारा धरातली सतह पर लाए गए तत्वों, बाढ़ के जल, भूमि अपरदन द्वारा उत्पन्न अवसाद आदि प्रदूषकों को सम्मिलित किया जाता है प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोतों में। अब मानव जनित स्रोत क्या हैं? इसके अंतर्गत औद्योगिक स्रोत, कृषि स्रोत तथा जनसंख्या स्रोत आदि को सम्मिलित किया गया है। प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषक वह माध्यम या साधन जिनसे होकर विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों का परिवहन एवं विसरण होता है। प्रदूषणों को कई आधारों पर कई प्रकारों में विभाजित किया गया है। ये देखेंगे प्रदूषण के प्रकार, थोड़ा बड़ा करके दिखा देते हैं। ये देख लीजिए। तो प्रकृति के आधार पर एक भौतिक प्रदूषण हो गया, दूसरा सामाजिक प्रदूषण। भौतिक प्रदूषण में स्थलीय प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण, ये भौतिक प्रदूषण हो गया। सामाजिक प्रदूषण की बात करें तो आर्थिक प्रदूषण, धार्मिक प्रदूषण, राजनीतिक प्रदूषण यानी कि युद्ध, मानवीय दंगा तथा हिंसा और सामाजिक प्रदूषण, ये सामाजिक प्रदूषण के अंतर्गत आते हैं। दूसरा प्रकार है क्षेत्र एवं स्रोत के आधार पर प्रदूषण के प्रकार। तो नगरीय प्रदूषण, ग्रामीण प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण और कृषि प्रदूषण, ये हो गया क्षेत्र एवं स्रोत के आधार पर। अब प्रदूषण की अवस्थिति के आधार पर प्रदूषण के प्रकार। तो पॉइंट प्रदूषण, नॉन पॉइंट प्रदूषण, ये हो गया। अब आगे देखते हैं वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण, अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं, जितने भी वीडियो इसमें आते हैं, तो आपके 10 में से 9 तो फिक्स हैं, आ जाएंगे यहाँ से। वायु प्रदूषण की बात करें तो जब वायुमंडल में एक या अधिक प्रदूषकों की मात्रा इतनी अधिक हो जाए जिससे कि वायु की गुणवत्ता में ह्रास हो जाए तथा यह जैव समुदाय के लिए हानिकारक हो, तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। तो ध्यान से आप वीडियो देखिएगा और सुनिएगा तो आपको रट जाएगा। तो क्या कहा गया है? तो जब वायुमंडल में एक या अधिक प्रदूषकों की मात्रा इतनी अधिक हो जाए जिससे कि वायु की गुणवत्ता में ह्रास हो जाए तथा यह जैव समुदाय के लिए हानिकारक हो, तो इसे क्या बोलेंगे? वायु प्रदूषण कहते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है, छोटा करके दिखा देते हैं आपको। आंतरिक वायु प्रदूषण के स्रोत क्या हैं? आंतरिक वायु प्रदूषण
तो चूल्हे से होता है, चूल्हे से हो गया। इधर तंबाकू से, यानी सिगरेट जो पीते हैं उससे भी वायु प्रदूषण होता है। बाहरी हवा जो कार से निकलती है। धूल हो गया, मच्छर मारक जो जलाते हैं हम लोग, अगरबत्ती, लकड़ी और कागज़ जलाना, अगरबत्ती, दीवार और फर्नीचर पेंट, इनसे भी वायु प्रदूषण होता है। दीवार और फर्नीचर पेंट हो गए। अब बाहरी वायु प्रदूषण के स्रोत देख लेते हैं। तो बाहरी में बिजली संयंत्रों से, निर्माण और सड़क धूल, ईंट भट्ठी से, परिवहन से, ओपन वेस्ट बर्निंग से, उद्योग से, और उत्सर्जन हो गया, बायोमास जलन से हो गया। इन सब को बाहरी वायु प्रदूषण के स्रोत माना जाता है। वायु प्रदूषकों के प्रकार, वायु प्रदूषकों के प्रकार देखेंगे तो पहला है प्राकृतिक प्रदूषक। तो ये प्रदूषक प्राकृतिक स्रोतों से, अथवा थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, तो प्राकृतिक प्रदूषक जो है वायु प्रदूषकों में, ये प्रदूषक प्राकृतिक स्रोतों से अथवा प्राकृतिक क्रियाकलापों से निकलते हैं, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट तथा जैविक पदार्थों से के सड़ने गलने से निकलने वाली गैसें आदि, ये प्राकृतिक प्रदूषक होते हैं। मानव जनित प्रदूषक, जिसमें कारखानों, रसोई घरों, स्वचालित वाहनों आदि से निकलने वाले प्रदूषक शामिल होते हैं। वायु प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभाव, वायु प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभाव, घर में खराब हवा का सेहत पर असर यहाँ पे दिया गया है। तो क्रोनिक डिजीज़ हो जाती हैं, आँख, नाक और गले में जलन, रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो जाती है, COPD, अस्थमा जैसी, फेफड़े की बीमारी, कफ, छींक और सीने में दर्द, अस्थमा, ये सारी चीज़ें होती हैं, दिक्कतें होती हैं घर में खराब हवा के कारण। वायु प्रदूषण का प्रभाव न केवल मनुष्य पर अपितु पर्यावरण पर भी पड़ता है। स्वच्छ वायु मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। वायु प्रदूषण श्वसन, तो वायु प्रदूषण जो है श्वसन तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम, फेफड़ों एवं रक्त परिसंचरण तंत्र को प्रभावित करता है। प्रदूषित वायु से विभिन्न प्रकार के रोग जैसे चर्म रोग, श्वसन रोग, अनिद्रा, थकावट, सिर दर्द, टीबी तथा बिलिनोसिस आदि रोग हो जाते हैं। किससे? वायु प्रदूषण से। वायु प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय, तो वायु प्रदूषण को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय कारगर हो सकते हैं। पहला दिया गया है, समाज को वायु प्रदूषण से होने वाले घातक परिणामों के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए, बिल्कुल। दूसरा दिया गया है, वायुमंडल में सकल प्रदूषण भार को घटाने के लिए सक्रिय प्रयास किया जाना चाहिए। तीसरा, डीजल से चलने वाले वाहनों में CNG के प्रयोग को बढ़ावा देना। चौथा, कम हानिकारक उत्पादों की खोज की जानी चाहिए, जैसे सौर चालित मोटर कार। इसके अलावा बैग फिल्टर उपकरण के माध्यम से, बैग फिल्टर के उपकरण होता है, उसके माध्यम से कारखानों की चिमनियों से निकलने वाले कणिकीय पदार्थों को फिल्टर करके अलग किया जाना चाहिए। ये उपाय हो गए। अब देखते हैं जल प्रदूषण। जल प्रदूषण, जल प्रदूषण से प्रभावित जल निकायों के प्रकार। तो भूजल प्रदूषण हो गया, तो पृथ्वी की सतह के नीचे संग्रहित भूजल पीने की पानी का प्रमुख स्रोत। जब जहरीले प्रदूषक मिट्टी के अंदर धीरे धीरे रिसते हैं तो यह भूजल को दूषित कर देते हैं और ऐसा जल पीने या मनुष्यों के उपयोग के लिए असुरक्षित बन जाता है। तो भूजल प्रदूषण हो जाता है उससे। सतही जल प्रदूषण, सतही जल प्रदूषण देखते हैं। नदियाँ, झीलें और तालाब जैसे मीठे जल के स्रोत मानव उपभोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें बिना उपचार के छोड़ा गया गंदा पानी जैसे नदी में जाता है तो दूषित हो जाता है। कृषि अपशिष्ट, खाद, कीटनाशक आदि की वजह से, कारखानों से निकलने वाला कचरा, प्लास्टिक और अन्य ठोस कचरा, इससे सतही जल प्रदूषण फैलता है। समुद्री जल प्रदूषण, तो समुद्रों में होने वाले 80% प्रदूषण की शुरुआत जो है भूमि से ही होती है। तो क्या है? प्लास्टिक कचरा जो समुद्र में जाता है, तेल रिसाव, रासायनिक कचरा और धातु कचरा, इन सभी से समुद्री जल जो है प्रदूषित होता है। इसके दुष्प्रभाव से समुद्री जीवन को हानि पहुंचती है, मानव स्वास्थ्य को खतरा होता है और अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। किससे? समुद्री जल प्रदूषण से। इधर डिटेल देखते हैं। जल के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक अभिलक्षणों में प्राकृतिक एवं मानव जनित प्रक्रियाओं द्वारा होने वाला ऐसा अवनयन जिससे कि वह मानव एवं अन्य जैविक समुदायों के लिए अनुपयुक्त हो जाता है, जल प्रदूषण कहलाता है। जल प्रदूषक के स्रोत को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला तो प्राकृतिक स्रोत हो गया। प्राकृतिक स्रोत, इसके अंतर्गत मृदा अपरदन, भूस्खलन, ज्वालामुखी उद्गार
तथा पौधों एवं जंतुओं के विघटन एवं वियोजन को सम्मिलित किया जाता है। मानव जनित स्रोत, इसके अंतर्गत औद्योगिक, नगरीय, कृषि तथा सामाजिक स्रोतों को सम्मिलित किया जाता है। ये मानव जनित में है। जल प्रदूषण के कारण, जल प्रदूषण के कारण यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं। जल प्रदूषण, सीवरेज लाइन, घरों एवं कारखानों से निकलने वाला कचरा। तो पहला, कारखानों से निकलने वाला केमिकल युक्त पानी, सीवरेज लाइन, घरों एवं कारखानों से निकलने वाला कचरा, खेती में प्रयोग होने वाला केमिकल युक्त खाद, व्यावसायिक गतिविधियाँ, धार्मिक गतिविधियाँ और अन्य मानवीय गतिविधियाँ, ये जल प्रदूषण के कारण हैं। जल प्रदूषण के निम्नलिखित कारण इस प्रकार हैं। अब डिटेल देखते हैं। तो पहला दिया गया है कारण, घरेलू एवं औद्योगिक अपशिष्टों का जल स्रोतों में मिलना। दूसरा, रेडियो सक्रिय तत्वों से युक्त रसायन का जलीय तंत्र तक पहुंचना। तीसरा, विद्युत ऊर्जा केंद्र से निकले उच्च तापयुक्त जल का जल स्रोत में निकास। और चौथा, नहाने व कपड़े धोने के जल का नदी जल में मिलना। अब जल प्रदूषण के प्रभाव क्या हैं, ये भी देख लेते हैं। जल प्रदूषण के प्रभाव, जल प्रदूषण के सबसे अधिक शिकार मनुष्य तथा सूक्ष्म जीव होते हैं। प्रदूषित जल के कारण संक्रामक रोगों तथा कई प्रकार के गंभीर रोगों यथा हैजा, तपेदिक, पीलिया, अतिसार, मियादी ज्वर, टाइफाइड तथा पेचिस आदि का प्रभाव होता है। इसके अतिरिक्त पारा युक्त जल पीने से मिनीमाटा रोग हो जाता है। ध्यान रखिएगा, पारा यानी कि पारा युक्त जल पीने से मिनीमाटा डिजीज होता है। ठीक है। ध्वनि प्रदूषण, अब ध्वनि प्रदूषण देखते हैं। किसी भी वस्तु से जनित सामान्य आवाज़ को ध्वनि कहते हैं। जब ध्वनि की तीव्रता अधिक हो जाती है तथा जब वह कानों को प्रिय नहीं लगता है, उसे शोर यानी कि नॉइज़ बोलते हैं। इस प्रकार उच्च तीव्रता वाली ध्वनि अर्थात अवांछित शोर के कारण मानव वर्ग में उत्पन्न अशांति एवं बेचैनी की दशा को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि की सामान्य मापन इकाई को किसमें नापते हैं? ये डेसिबल कहते हैं, डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि प्रदूषण के स्रोत, ध्वनि प्रदूषण के स्रोत को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, प्राकृतिक स्रोत, इसके अंतर्गत बादलों की गरज, उच्च वेग वाली वायु, टॉर्नेडो, चक्रवात, ओलापात, जलप्रपात तथा सागरी सर्फ तरंगों आदि को सम्मिलित किया जाता है। किसमें? प्राकृतिक स्रोत वाले में। जीवी स्रोत, तो इसके अंतर्गत जंगली एवं पालतू जानवरों की विभिन्न तीव्रता वाली आवाज़ जैसे हाथियों तथा शेरों की धाड़ और भौंकने वाले कुत्तों को शामिल किया जाता है। अब कृत्रिम स्रोत में आते हैं, तो इसके अंतर्गत मनुष्य द्वारा निर्मित विभिन्न उपकरणों के कार्यरत होने पर उत्पन्न शोर जैसे संगीत के उपकरणों से, स्वचालित वाहनों से, वायुयानों तथा कारखानों आदि के कार्यरत होने पर उत्पन्न शोर। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले उपाय, तो उपाय दिया गया है। पहला, स्रोत पर कम शोर करने वाली तकनीकों और बेहतर प्रक्रियाओं को अपनाएं। मार्ग में ध्वनि अवरोधकों और ध्वनि अवशोषक सामग्री का उपयोग करें। प्रभावित व्यक्ति के लिए तो सार्वजनिक वाहन जैसे बस या ट्रेन में सफ़र करते समय ईयर प्लग या ईयर मफ जैसे उपकरणों का प्रयोग करें। कोई प्रभावित व्यक्ति है तो ये चीज़ें उपयोग कर सकता है, ध्वनि प्रदूषण से बच सकता है। ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव, ध्वनि प्रदूषण से मनुष्यों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव इस प्रकार हैं। पहला, ध्वनि प्रदूषण द्वारा मानव वर्ग पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों के अंतर्गत बोलने में व्यवधान, चिड़चिड़ापन, नींद में व्यवधान तथा इनसे संबंधित पश्च प्रभावों एवं उनसे उत्पन्न समस्याओं को सम्मिलित किया जाता है। आगे देखते हैं। तीव्र ध्वनि तथा शोर के कारण मनुष्यों की श्रवण क्रियाविधि यानी हियरिंग मैकेनिज्म जो है प्रभावित होती है, सुनने की क्षमता जो है प्रभावित होती है। उच्च स्तरीय ध्वनि प्रदूषण के कारण मनुष्यों तथा जानवरों में कई प्रकार के आचार व्यवहार संबंधी परिवर्तन हो जाता है। चौथा दिया गया है, ध्वनि प्रदूषण के कारण उत्पन्न चिड़चिड़ापन, उद्वेग, दुश्चिंता, तनाव आदि के कारण मनुष्य के शरीर में रक्त के हार्मोन में परिवर्तन हो सकता है। तो ये सारी समस्याएं हो सकती हैं ध्वनि प्रदूषण से। अब आते हैं हम लोग मृदा प्रदूषण पे। तो मृदा की गुणवत्ता और उसकी उर्वरा शक्ति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले किसी भी पदार्थ का भूमि में मिलना जो है मृदा प्रदूषण कहलाता है। जो भी जो है भूमि की उर्वरा शक्ति को कम करता है, प्रतिकूल प्रभाव उस पर डालता है, उस पदार्थ को मृदा प्रदूषण कहलाता है। प्रायः जल की भूमि को प्रदूषित करने वाला एक प्रदूषक है। तो प्रायः जल भी जो है भूमि को प्रदूषित करने वाला एक प्रदूषक है। प्लास्टिक, कपड़ा, ग्लास, धातु और जैव पदार्थ, सीवेज अपशिष्ट
औद्योगिक मलबा आदि मृदा प्रदूषण में वृद्धि करते हैं। प्राकृतिक कारणों से भी मृदा की गुणवत्ता आदि में परिवर्तन होता है। मृदा प्रदूषण के कारण देखते हैं तो रसायनों का प्रयोग, भूमि उपयोग में व्यापक परिवर्तन, मृदा अपरदन, उर्वरकों का प्रयोग, औद्योगिक व नगरीय प्रदूषित अपशिष्ट, हानिकारक सूक्ष्मजीव तथा डंपिंग आदि मृदा प्रदूषण के कारण हैं। मृदा प्रदूषण के प्रभाव मृदा में विभिन्न स्रोतों से प्रदूषण के कारण मानव एवं जैव समुदाय पर दूरगामी प्रभाव पड़ते हैं। मृदा प्रदूषण के कारण सूक्ष्म जीव जो है मर जाते हैं, एक खाद्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मृदा प्रदूषण फसल की उत्पादकता को भी प्रभावित करता है। साथ ही साथ मृदा प्रदूषण से वनस्पति ह्रास व वनों में कमी होती है। तो ये प्रभाव होता है मृदा प्रदूषण से। मृदा प्रदूषण की रोकथाम ये देख लेते हैं हम लोग। तो अपशिष्ट का उचित ढंग से निपटान हो गया, उर्वरक, खरपतवार व कीटनाशकों का सीमित प्रयोग, वृक्षारोपण व पशु खाद का प्रयोग, 3 Rs तथा 4 Rs तकनीक का प्रयोग, मृदा अपरदन को रोकने वाली तकनीक का प्रयोग, इसके अलावा जैव उपचार तकनीक का प्रयोग, DDT व अन्य हानिकारक रसायनों पर रोक, जल निकास की उचित व्यवस्था व उसका रखरखाव, ये हो गया। ये मृदा प्रदूषण के रोकने के उपाय हैं। पर्यावरणीय क्षरण ये देखते हैं। पर्यावरण क्षरण से तात्पर्य पर्यावरण की उस अवस्था से है जब पर्यावरण के भौतिक घटकों में निरंतर क्षय होने लगता है और प्राकृतिक गुणों में ह्रास के कारण पर्यावरण की आदर्श दशाओं में प्रतिकूलता उत्पन्न होने लगती है। इसका मुख्य कारण जो है अवांछनीय परिवर्तन है। चूंकि पर्यावरण के विभिन्न घटकों के मध्य नियमित अंतरक्रिया होती है और यदि इस अंतरक्रिया में बाह्य कारकों विशेषकर मानवीय कारकों के हस्तक्षेप के कारण बाधा उत्पन्न होती है तो पर्यावरण क्षरण की समस्या भी उत्पन्न होती है। अपशिष्ट प्रबंधन के 5 आसान तरीके इसमें दिया गया है। अपशिष्ट प्रबंधन के 5 आसान तरीके कौन हैं? सूखा और गीला कचरा अलग करें, पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग की आदत अपनाएं, रसोई अपशिष्ट से जैविक खाद बनाएं, ई कचरा केवल अधिकृत संग्रहकर्ताओं को ही दें और सिंगल यूज प्लास्टिक से दूरी बनाएं, इसका उपयोग कम करें या फिर ना करें। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? कणिकीय पदार्थ जो है वायु प्रदूषक है। सल्फर डाइऑक्साइड ये भी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये भी है, जबकि ऑक्सीजन जो है वायु प्रदूषक नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पीने के पानी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मापदंड नहीं है? पहला दिया है दूषणकारी तत्व से मुक्त, दूसरा खनिज पदार्थों से युक्त, स्वादिष्ट, एसिडिक पीएच। एसिडिक पीएच वाला पानी जो है अच्छा नहीं होता है, तो सी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पीने के पानी में फ्लोराइड की कितनी मात्रा की सिफारिश की जाती है? तो 0.7 ppm। ppm मतलब पार्ट पर मिलियन। फ्लोराइड जो है 0.7 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से क्या जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषण में योगदान प्रदान नहीं करता? जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषण में कौन सा है जो योगदान प्रदान नहीं करता? भारी धातु प्रदान करता है, माइक्रोप्लास्टिक भी, कीटनाशक भी, जबकि ओजोन जो है जलीय निकाय में कोई प्रदूषण कॉज नहीं करता है। वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित किस कारण से हैं? ये सभी आबादी बढ़ने के कारण से हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पार्थेनियम को कैसे जैव एजेंटों का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है? पार्थेनियम को जाइगोग्रामा बिकोलोराटा। अगला क्वेश्चन है, निम्न प्रदूषक एजेंटों में से कौन सा एजेंट ओजोन परत में छेद बनाने का जिम्मेदार है? तो काफ़ी पूछा जाता है, तो CFC हो गया। क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे ज़्यादा यही जिम्मेदार है। खतरनाक कचरों में पाया जाने वाला 2 रासायनिक पदार्थों के प्रत्यक्ष प्रभाव के फलस्वरूप मृत्यु हो सकती है। वही 2 पदार्थ कौन से हैं? तो मरकरी और साइनाइड काफ़ी खतरनाक होते हैं, इनकी वजह से मृत्यु भी हो सकती है। फ्लाई ऐश क्या है? ऐश के लघुकण, राखी के लघुकण। ताजमहल को किसके प्रभाव का खतरा है? तो SO2 हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड से
जो है एसिड रेन जो होती है उसी से ताजमहल को खतरा होता है। कोलीफॉर्म जीवाणुओं की संख्या निम्नलिखित में से किसके बारे में एक अनुमान प्रदान करती है? कोलीफॉर्म जीवाणु तो ये नदी के जल में सूक्ष्मजीवी पर संदूषण होते हैं। भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो पक्षी जनसंख्या बढ़ाकर, वनस्पति हटाकर, अतिचराई, वनारोपण। तो वनारोपण से जो है भूक्षरण रोका जा सकता है, भूमि का कटाव रोका जा सकता है। अम्लीय वर्षा अम्लों का जमाव कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का। निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण की रोकथाम की एक यंत्रीय विधि नहीं है? वायु प्रदूषण की रोकथाम की एक यंत्रीय विधि नहीं है। साइक्लोन कलेक्टर, बैग फिल्टर, साइक्लोन सेपरेटर, साइक्लोन डिवाइडर। साइक्लोन डिवाइडर नहीं है, बाकी सभी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक नहीं है? नहीं ये पूछा है तो क्वेश्चन आप लोग ध्यान दिया करिए जब वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में रहिए कि नहीं अगर लिखा है तुरंत उसको से टिक कर लिया करिए। तो इसमें कौन सा नहीं है? तो पारा है, तांबा है, निकेल है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है जल प्रदूषक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पन्न होती है? ये सल्फर डाइऑक्साइड है, ये वायु प्रदूषक है, ना कि जल प्रदूषक। सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस है। सामान्य स्थितियों की बात हो रही तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? द्वितीयक प्रदूषक नहीं है पूछा है। PAN है, ओजोन है, स्मॉग है, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं तो एंथ्रोपोजेनिक को बोलते हैं इनको, एक शब्द में मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये बनी होती हैं किससे? पॉलीमर से बनी होती हैं, ये टूटती नहीं हैं। सॉरी, ये पॉलीमर से बनी होती हैं तो इनको नष्ट नहीं किया जा सकता। प्रदूषकों के जनन के स्रोत के आधार पर पर्यावरण प्रदूषण को कितने प्रकारों में बांटा गया है? प्रदूषकों के जनन के स्रोत के आधार पर तो ये टोटल 2 भागों में विभाजित किया गया है। धुंध कोहरा यानी कि स्मॉग का निर्माण होता है तो धुएं और कोहरे से स्मॉग का निर्माण होता है, धुंध या कोहरा का। BOD का क्या अर्थ होता है? BOD क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये BOD होता है। भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक है। अजैविक प्रदूषक जो है इसमें से आर्सेनिक है। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रदूषण को रोकने का उपाय नहीं है? मृदा प्रदूषण को रोकने का उपाय नहीं है, फसल चक्र है, मृदा संरक्षण भी है, अपशिष्ट जल का उपचारण भी है, जबकि रासायनिक उर्वरक का प्रयोग जो है ये मृदा प्रदूषण को रोकने का उपाय नहीं है। ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापते हैं? तो डेसिबल में मापा जाता है। यूरो मानक का उपयोग किस प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? यूरो मानक का उपयोग जो है वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। कार्बनिक प्रदूषकों के कारण सुपोषण की प्रक्रिया द्वारा होने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? सुपोषण की प्रक्रिया, तो ये होगा लाल ज्वार। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? ध्वनि प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। चक्रवात है, सागरी सर्प तरंगे हैं, बादलों की गरज है, स्वचालित वाहन जो है ये कृत्रिम है ना कि प्राकृतिक है। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रतिकूल प्रभाव है? बोलने में व्यवधान, चिड़चिड़ापन, श्रवण क्रियाविधि, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने का कौन सा उपाय नहीं है? ऑटोमोबाइल का रखरखाव यह है, अवरोधक का प्रयोग, मफलर हेलमेट का प्रयोग, स्नेहक का प्रयोग ना करना, तो ये उपाय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मृदा प्रदूषण के कारणों में सम्मिलित नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा गया है, मृदा प्रदूषण के कारणों में सम्मिलित नहीं है। तो रसायनों का प्रयोग, मृदा अपरदन, उर्वरकों का प्रयोग, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सम्मिलित नहीं है पूछा है, जबकि ये तीनों सम्मिलित हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग अगला टॉपिक करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा, पहले एक ही वीडियो आएगा, सबको कनेक्ट करके सबको मिला के एक मैराथन क्लास बना दी जाएगी, जिससे आप एक ही बार में पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद।